हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम चैप्टर 5 इनसाइड द एटम का लेक्चर 3 पढ़ने वाले। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था कि एटम्स के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को मतलब अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अलग वी हैव 4 शेल्स, के, एल, एम, एन, एन, उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स, उन सब की कैपेसिटी कितनी कितनी है, वो सब हमने कैलकुलेट किया था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चालू करेंगे। We have seen that 2, 8, 18, 32 electrons can be accommodated in the shells K, L, M, N respectively. हमने कैलकुलेट किया था कि कैसे K में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L में we have 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. These electrons in an atom are distributed in the shells according to their maximum capacity. मतलब वो शेल की कितनी ज़्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स है. जैसे कि एल की बात करूँ तो मैं उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता, लेकिन 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है. मिनिमम कैपेसिटी उसकी कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक, लेकिन फिर 8 के बाद 9 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में नहीं जा पाएंगे. The shell-wise distribution of the electron in an atom of an element is called the electronic configuration of that element. ये जो हमने shell wise distribute किया है ना इलेक्ट्रॉन्स को, इसी को हम कहते हैं electronic configuration of that element. Each electron has a definite energy as per the shell in which it is present. और हर एक इलेक्ट्रॉन्स की या हर एक शेल की अपनी अलग अलग एक एनर्जी, अपनी एक डेफिनेट एनर्जी होती है. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल विच इज के शेल इज द लोवेस्ट. ठीक है, तो जो हमारा पहला शेल है जिसको मैं के शेल भी कह सकती हूँ, उसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट, सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू अदर शेल्स. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सब्सिक्वेंट शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द ऑर्डिनल नंबर ऑफ द शेल. और ये हमारी एनर्जी इट गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डिनल नंबर के हिसाब से. जैसे ऑर्डिनल नंबर क्या है, के की 1 है, एल की कितनी थी, 2 थी, एम की कितनी है, 3 एंड एन की 4. तो ये उनके ऑर्डिनल नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं 1 2 3 4, उसी तरीके से एनर्जी भी उन सारे शेल्स का इंक्रीज होता जाता है. ठीक है, के शेल को आप बोल सकते हो कि वो सबसे अंदर रहता है, इनर ऑर्बिट में रहता है, तो इसलिए उसकी एनर्जी सबसे कम होगी. जैसे हम अगर अंदर रहेंगे बहुत दिनों तक तो हमारी एनर्जी भी लो हो जाएगी, लेकिन जैसे हम बाहर जाएंगे तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो इस तरीके से एन बाहर आउटर ऑर्बिट में है, तो इस वजह से उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हम एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका निकालेंगे. तो पहला हमारे पास है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का सिंबल है H, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1. ठीक है, सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद करने हैं आप लोगों को. फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द 4 शेल्स. तो उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो के शेल में जाएगा, क्योंकि के की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो 2 तो एक उसके अंदर आ जाएगा, तो वो के में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हाइड्रोजन की 1. तो इसलिए इधर 1 लिखा है. फिर अगर मैं हीलियम की बात करूँगी तो उसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो जाएगा के शेल में, के में जा सकता है क्योंकि के की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है. तो इस तरीके से हीलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2. अगर मैं इसकी बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6. तो अगर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो के में सिर्फ 2 ही जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा तो जा नहीं सकते. तो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे एल शेल में. ठीक है, इस वजह से इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4. हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नंबर्स से रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों नंबर्स के बीच में हम कॉमा डालेंगे. ओके, फिर सोडियम की बात करूँ तो वी हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे के में, बचे हैं 9 इलेक्ट्रॉन. एल में 9 नहीं आ सकते क्योंकि एल की मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 8 की होती है, तो वो जो 8 है वो इसमें आ जाएगा. फिर बचा हुआ 1 आएगा हमारा एम शेल में, तो इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,1. ठीक है, तो आप बाकी का कैलकुलेट कर लो. आपको पीरियोडिक टेबल के ऑलमोस्ट 20 एलिमेंट्स याद रखने, 20 भी याद रखा तो भी काफ़ी है. सबका सिंबल, सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद रख लिया अगर आपने, तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना ईजी हो जाएगा. फिर आता है हमारा वैलेंसी. वैलेंसी मीन्स द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम. अब एक एटम अपने
अपने जैसे ही किसी एटम के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करके रिएक्शन करेगा, हर एक एलिमेंट करता है, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं किसी भी एटम ने, वही उसका वैलेंसी बोलेंगे हम। एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट्स आउटरमोस्ट शेल, और वो जो बॉन्ड फॉर्म करता है वो अपनी आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। वैलेंसी ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्फिगरेशन ऑफ इट्स आउटरमोस्ट शेल, वही सेम सेंटेंस है। देयरफॉर द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड द वैलेंस शेल, इस वजह से हम आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कह सकते हैं। ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए हमारे, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल। वैलेंसी हो गया हमारा कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया उस आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसी को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस शेल मतलब आउटरमोस्ट शेल, KLMN, ये हमारे सारे वैलेंस शेल हो गए। वैलेंसी ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम। तो जो वैलेंसी होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है उनमें एक रिलेशन होता है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो हम 2-3 एलिमेंट्स के वैलेंसी देखेंगे। तो अगर मैं कार्बन का एग्जाम्पल लूँ तो कार्बन के पास होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी अगर, तो K में होंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे हमारे L शेल में, ठीक है। तो ये टोटल हमारा कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। अब मेरे को बताओ कि K और L में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, K शेल, क्योंकि K सिर्फ लास्ट में, तो ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल में वी हैव ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारी वैलेंसी हो गई, 4 हो गया हमारा वैलेंसी। ये पिक्चर है, ठीक है। तो कार्बन के सिर्फ 2 शेल ड्रॉ किए हैं क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 शेल में गए हैं, ठीक है। M और N में नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए वो M और N शेल ड्रॉ ही नहीं किया है। K में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही डाले हैं। और L की अगर मैं बात करूँ तो L में वी हैव 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारे वैलेंस वी हैव 4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंसी भी 4 है, ओके। उस तरीके से अगर मैं सोडियम का एग्जाम्पल लूँ तो सोडियम का टोटल है 11, तो उसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो इस K में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे L में, और एक बचा है वो जाएगा M में, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8, 1। तो अब हमारा वैलेंस शेल है M शेल, तो इसलिए इसमें सिर्फ 3 शेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए सिर्फ सोडियम के 3 शेल बनाए हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं, L में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं, और M में सिर्फ खाली एक ही इलेक्ट्रॉन डाला है, ठीक है। तो वो उसका वैलेंस हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी वैलेंसी थी। फिर एलिमेंट्स हीलियम एंड नियॉन, ये 2 एलिमेंट्स है हीलियम और नियॉन, इनको हम गैशियस एलिमेंट बोलते हैं। एटम्स ऑफ बोथ दिस गैशियस एलिमेंट डू नॉट कंबाइन विथ एनी अदर एटम। तो ये जितने भी गैशियस एलिमेंट होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में सारे गैशियस एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम, ये सारे गैशियस एलिमेंट है। ये किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। अब क्यों नहीं करते वो आगे आपको मैं बताऊंगी। दिस एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट, और क्योंकि वो बॉन्ड नहीं फॉर्म करती किसी के साथ भी, इस वजह से उसको बोलते हैं केमिकली इनर्ट। इट मीन्स दैट द वैलेंसी इज 0, और इस वजह से क्यों बॉन्ड फॉर्म करना ही उसकी वैलेंसी होती है। तो अगर वो बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हीलियम हैज़ ओनली 1 K शेल दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन एंड द सेम इज ऑल्सो द आउटर मोस्ट शेल। हीलियम की अगर मैं बात करूँ तो हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, पहले शेल में विच इज K शेल, इसमें चले जाएंगे, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ 2, ठीक है। तो उसका आउटर मोस्ट शेल भी K शेल ही है, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी K शेल की है 2। दिस इंडिकेट्स दैट आउटर मोस्ट शेल ऑफ द हीलियम इज कंप्लीटली फिल्ड। K को चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम ने उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दी। इसका मतलब क्या है, हीलियम मतलब ये सेटिस्फाई हो गया और इसके पास सिर्फ इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, उसको और किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत कुछ है, आपको जितना चाहिए, आपको 5 चॉकलेट चाहिए था, आपको 5 मिल गए, तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे। अब आप दूसरे चॉकलेट्स नहीं लेना चाहोगे। तो सेम वे
के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था, उसको अब मिल गया, मतलब इट इज कंप्लीटली फिल्ड. इट इज सेड दैट हीलियम हैज इलेक्ट्रॉन ड्यूप्लेट. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्यूप्लेट क्यों कहा गया है, क्योंकि ड्यूप्लेट का मतलब होता है दो, उसके पास दो है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन ड्यूप्लेट भी कह सकती हूँ. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस नियॉन कंटेन 2 शेल्स के एन एल. नियॉन की अगर बात करूँ मैं, तो नियॉन के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो के में जाएंगे 2 और बचे 8 जाएंगे एल में. तो ये उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है. अब हमें ये भी पता है कि एल की भी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो नियॉन ने उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, मतलब ये भी हमारा कंप्लीटली फिल्ड हो गया. करेक्ट. द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ एल शेल इज 8 shows that valence shell of neon is completely filled. It is said that neon has electron octet. और इधर ड्यूप्लेट क्यों कहा था, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स, ड्यूप्लेट का मतलब 2 होता है और ऑक्टेट का मतलब होता है 8, इस वजह से इसको बोला है इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट. तो हम देख सकते हैं कि इनके पास सब फील्ड है, तो ये लोग क्या दूसरों से बॉन्ड बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको जितने चाहिए थे वो इनको मिल गया. अगर आपके पास दुनिया की सारी चीज़ है तो आप किसी से कोई रिश्ता नाता रखोगे क्या, नहीं, क्योंकि आपको जो जो चाहिए था वो आपको मिल गया. तो सेम वे ये इलेक्ट्रॉन्स को जितने चाहिए था वो उनको मिल गया, तो ये भी अलग रहेंगे, ये किसी से भी लाइक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे. From this it is understood that the valency is 0 when electrons octet is completely filled. तो जीरो वैलेंसी किसके होंगे, जो जिनके भी जिनके ऑक्टेट या ड्यूप्लेट जो भी completely filled होंगे, वो उसको मैं कह सकती हूँ कि it has zero valency. ठीक है. नेक्स्ट है, atoms of all the elements except inert gas have tendency to combine with other atoms. तो जितने भी एलिमेंट्स है सिवाय इनर्ट गैस के, ये सारे बॉन्ड फॉर्म करेंगे. बचे हुए कौन से, हाइड्रोजन ले लो, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे दूसरों के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे. ठीक है, मतलब दे हैव नॉन जीरो वैलेंसी. सब मतलब उन सब की वैलेंसी रहेगी सिवाय इनर्ट गैसेस के. इनर्ट गैसेस की जीरो वैलेंसी रहेगी और बाकी सारी एलिमेंट्स के रहेंगे नॉन जीरो वैलेंसी. You have seen from the formula of the molecule formed from the combination with hydrogen. हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं कि हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं दूसरों के साथ बॉन्ड, जैसे कि H2 ले लो, HCl ले लो, इसने दूसरों के साथ बॉन्ड फॉर्म किया. क्यों बॉन्ड फॉर्म किया, क्योंकि देखो, अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, अगर तो आप और आपका एक दोस्त है, ओके, तो आपके दोस्त के पास है 2 पेंसिल और आपके पास एक भी पेंसिल नहीं है. ठीक है, आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई एक पेंसिल दे दे. ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने 2 पेंसिल में से एक पेंसिल दे दी आपको. अब उसके पास भी एक पेंसिल है और आपके पास भी एक पेंसिल है, और लिखने के लिए तो हमें एक ही पेंसिल की ज़रूरत होती है ना. तो फिर आप दोनों खुश हो गए क्योंकि आपके पास एक एक पेंसिल है. सेम वे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो वो अपने जैसा अगर किसी और के साथ भी फॉर्म करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे. लाइक 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बॉन्ड फॉर्म करेगा वो एक और हाइड्रोजन से, तो उसके पास कितना हो जाएगा फिर 2, मतलब अब वो सेटिस्फाई हो गया. जैसे आप और आपका दोस्त को एक एक पेंसिल मिलने के बाद आपके से सेटिस्फाई हो गए, सेम वे हाइड्रोजन भी अपने जैसा ही किसी और के साथ बॉन्ड फॉर्म करके उसके पास भी आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन. HCl की अगर मैं बात करूँ तो Cl की अगर मैं बात करूँ सेपरेटली, तो उसके पास 7 होता है, +7 होता है, सॉरी +7 नहीं, 7 होता है इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, और अपना हाइड्रोजन के पास हो गया 1. तो क्लोरीन को चाहिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन 8 होने में. ये जो 2, 8, 18, 32 होते हैं ना, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं. सारी एलिमेंट्स को ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है. तो क्लोरीन को एक अगर ये दे देगा तो इसके पास क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो ये भी खुश हो जाएगा. सेम वे हाइड्रोजन को एक चाहिए रहेगा तो उसको वो क्लोरीन दे देगा तो वो भी खुश हो जाएगा. मतलब दोनों खुश हो गए और दोनों ने अपने साथ दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया. दैट वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, और इससे मालूम पड़ता है कि हमारी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन शोज दैट देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द कंप्लीट ड्यूप्लेट स्टेट. उसको ये स्टेट में आने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. वो कमी पूरा करने के लिए वो बॉन्ड फॉर्म करता है और बॉन्ड फॉर्म करके वो अपना ऑक्टेट अपना ड्यूप्लेट स्टेट में आ जाता है. ठीक है, तो ये हमारा 2 एग्जाम्पल ले लिए. अब हम और भी एग्जाम्पल लेंगे. हम सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281. ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में कितने हैं उसके पास, सिर्फ एक. कंप्लीट है क्या वो, बिल्कुल नहीं, वो इनकम्प्लीट है.
तो या तो देखो कंप्लीट होने के लिए वो 2 ले लेगा, लाइक कंप्लीट होने के लिए 2, 8, 18, 32, ठीक है, ये आसानी से हो सकता है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये क्या कर लेगा, आसानी से कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो इसको कितनी चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए। तो मैं बोल सकती हूँ ना इसकी वैलेंसी कितनी हुई, सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब वो सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा किसी के साथ तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सीन फ्रॉम द मॉलिक्यूल। तो फिर वो क्या करेगा, अगर NaCl की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरीन के पास 7 थे और सोडियम के पास 1 है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसको एक चाहिए कंप्लीटली फिल होने के लिए, इसको या तो ये 7 इसको दे दे तो 7 + 1 8 हो जाएगा, तो और भी बढ़िया है। तो इसको ये भी कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है। तो डिपेंड ऑन क्लोरीन कितना उसको देता है, तो इसलिए NaCl बॉन्ड फॉर्म करेंगे, सेम वे NaH भी बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि सोडियम की वैलेंसी हो जाती है 1, क्योंकि उसको सिर्फ एक चाहिए कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। और हाइड्रोजन की भी 1 होती है, क्योंकि उसको भी 1 चाहिए कंप्लीट होने के लिए। बिटवीन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इसका मतलब एक कोई रिलेशन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में एक रिलेशन होती है, ठीक है। तो अभी हम टेबल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किसकी कितनी वैलेंसी है। ओके, तो वी हैव एलिमेंट्स, सबकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या मैं इसको एटॉमिक नंबर भी कह सकती हूँ, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये हो गया, मैंने लिख दिया सबका। किसकी, फ्लोरीन का अगर एक एग्जांपल लेती हूँ तो उसकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 9, ठीक है। 9 है तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 7, क्योंकि 7 + 2 9 ही होता है, तो ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 7 है, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक है। अब पूछा है कि तुमको माइनस करना है 8 - x, और x है हमारा ये, तो 8 - x, x क्या है हमारा 7, तो 8 - x 7 कितना हो गया 1, तो ये जो 1 है ये है फ्लोरीन का वैलेंसी, ठीक है, ये फ्लोरीन की वैलेंसी हो गई। क्योंकि देखो 7 अगर मैंने इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 8, ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो फिर इस वजह से कितनी ज़रूरत है इसको, एक 1 की, तो जितनी ज़रूरत होती है वो हमारा वैलेंसी होता है, करेक्ट। तो इसको 1 की ज़रूरत है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी 1 है। अब मैं अगर कार्बन का एग्जाम्पल ले लूँ, कार्बन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4, तो इधर मैं 4 लिख देती हूँ, ठीक है। अब बोला है 8 - x करना है, तो 8 - x, x कितना है 4, तो 8 - 4 कितना हो जाता है 4, तो ये जो 4 है यही हमारा वैलेंसी है। कार्बन की वैलेंसी कितनी थी 4 थी, हमने अभी देखा था इसमें, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, ये तो फिर कैलकुलेट करने पे आ जाता है 4, ये देखो इसमें भी 4 आ गया, तो मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई हमारी 4, ये इधर है, ये वैलेंसी है। तो अब इसी तरह जैसे मैंने बाकी किए वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको याद क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, ये हो गया हमारा वैलेंसी। फिर आता है एक अलग सा टर्म विच इज कॉल्ड एज आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स अब होता क्या है, द एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स केमिकल आइडेंटिटी। तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उनका फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो मतलब उनका एक प्रॉपर्टी होता है और वही उनकी केमिकल आइडेंटिटी होती है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि कार्बन की बात की तो उसकी एटॉमिक नंबर होती है 6, करेक्ट। तो 6 सुन के आप बोल दोगे कि हाँ ये तो कार्बन के बारे में बात हो रही है, मतलब वो उसकी आइडेंटिटी हो गई ना। Some elements in nature have atoms with same atomic number but different atomic mass number। कुछ एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर अलग होता है। जैसे अगर इंसानों की बात करूँ या आप अपना एग्जाम्पल ले लो, तो आपका जो बिहेवियर होगा घर पे कुछ अलग होगा, करेक्ट। घर में आप मे बी एकदम शांत बच्चे जैसे सुधरे हुए बच्चे जैसे बन के रहो, बाहर अपने दोस्तों के साथ जाते ही आप एकदम मस्ती वाले बच्चे बन जाते हो। मतलब आपकी बिहेवियर स्कूल में अलग, ट्यूशन में अलग, फ्रेंड्स के साथ अलग, पेरेंट्स के साथ अलग, ये सब अलग अलग बिहेवियर आप शो करते हो, लेकिन इंसान तो आप एक ही होते हो ना। सेम वे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब कुछ कुछ होते हैं उनके सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट क्या होता है उनका मास नंबर। एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो बेटर समझेगा।
ठीक है। सच एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, इसी को हम बोलेंगे आइसोटोप्स, मतलब एटम्स विथ डिफरेंट मास नंबर लेकिन सेम एटॉमिक नंबर, मास नंबर अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, इसी को हम बोलेंगे हमारा आइसोटोप। जैसे एग्जांपल ले लो तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14, ठीक है। अब कार्बन का अगर देखेंगे C12, C13 एंड C14, ये ऊपर हम क्या लिखते थे, मास नंबर, और नीचे लिखते थे हम एटॉमिक नंबर, प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने। तो अगर इनका मैं एटॉमिक नंबर बोलूँ तो सबका एटॉमिक नंबर 6 ही रहेगा ना, ये थोड़ी 7, 8 थोड़ी रहेगा, सबका सेम है। मतलब क्या इसमें सेम है, एटॉमिक नंबर सबका सेम हो गया और एटॉमिक मास नंबर सबका चेंज हो रहा है। तो ये आइसोटोप्स है कार्बन के 3 आइसोटोप्स, तो इसको हम बोल सकते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। फिर अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक 12C, 13C, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। द आइसोटोप्स हैव सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। अब प्रोटॉन नंबर सबका सेम है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर अगर मैं इसका कैलकुलेट करूँ, देखो एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला है, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास किसका है, इसका देखेंगे तो 12 है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6, तो मैं n फाइंड कर सकती हूँ, 12 को इधर लेके जाऊंगी तो इधर 12 माइनस 6 विच इज 6, तो इसका हो गया 6। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका 13 एटॉमिक मास है, 13 इज इक्वल्स टू 6 प्लस n, 13 माइनस 6 कितना होता है, 7 हो जाता है, तो इसका 7 हो गया, इसका हो जाएगा 14 माइनस 6 विच इज 8। तो देखो सबका प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितना है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, तो इसका प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, अलग अलग हो गया। तो ये कार्बन का हमने एक एग्जाम्पल लिया। फिर हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अ चैप्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर नया टर्म होगा, ठीक है। आपने ये देखा होगा ना, बम ब्लास्ट होता है, ये कहीं कुछ हो गया, ये हो गया, ब्लास्ट हो गया, ये सब, तो वो इससे रिलेटेड है। न्यूक्लियर रिएक्टर इज द मशीन दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग एटॉमिक एनर्जी। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इज नथिंग बट इट इज़ लाइक अ मशीन जो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बहुत बड़े मात्रा में। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द न्यूक्लियर एनर्जी इन एटम इज रिलीज बाय ब्रिंगिंग अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन द न्यूक्लियर फ्यूल। तो किसी भी एनर्जी मशीन को वर्क करने के लिए हमें एक न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए रहता है, तो इसका भी एक फ्यूल है विच इज यूरेनियम 235। ये मशीन को चलाने के लिए फ्यूल लगता है और ये फ्यूल का नाम है यूरेनियम 235। लेट अस अंडरस्टैंड द न्यूक्लियर रिएक्शन विद एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूल। हम न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूल ले लिया। ऑन बॉम्बार्डमेंट विथ स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटोप्स। देखो ये हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन, यूरेनियम इज एन एलिमेंट, उसका वो अपने अंदर सिर्फ 235 इलेक्ट्रॉन्स ही उसकी कैपेसिटी उतनी है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता, ठीक है। अगर आपने न्यूट्रॉन डाला उस पर, ऑलरेडी इसके पास बहुत इनफ, मोर देन इनफ है, उस पर आपने न्यूट्रॉन को अगर टकराए, इस पर बॉम्बार्डमेंट किया तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि अगर मैं बाल्टी पानी भर के, एक बाल्टी है उसमें और पानी डालूँ तो क्या होगा, ओवरफ्लो ही होगा। सिमिलर वे में अगर मैं बलून में फूंक मारूँ, मतलब फूकूँ बलून को, वो ऑलरेडी उसका कैपेसिटी बहुत हो गया, लेकिन और मैं हवा मारूंगी तो क्या हो जाएगा, बलून क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। सेम वे अगर मैं यूरेनियम में और न्यूट्रॉन्स डालूंगी, स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। वो जो ब्लास्ट होता है ना, जो हमने सुना है, एक न्यूज़ में आते हैं, तो वो इसी की वजह से होता है। लाइक किसी भी फैक्ट्री में, पावर प्लांट में ब्लास्ट होता है तो इस वजह से होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स उस पर टकराए और उस पर कैपेसिटी और कम होने के कारण वो ब्लास्ट हो जाता है। तो यूरेनियम 235 अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है टू ब्रेक and form nuclei of two different elements, krypton 92 and barium 141 and 2-3 न्यूट्रॉन। तो ये हमारा यूरेनियम है, इस पे मैंने न्यूट्रॉन्स को अगर डाला तो ये 3 चीज़ों में डिवाइड होता है, ब्लास्ट होकर 3 चीज़ों हमें मिलती है। एक मिलता है क्रिप्टॉन, फिर दूसरा मिलता है बेरियम
और मिलता है 2 3 और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं हमको। ब्रिंग्स अबाउट फिजन ऑफ मोर यूरेनियम न्यूक्लियर। ठीक है, फिर यही ये जो 2-3 इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं ये अगेन जाके वो टकराता है, अगेन ये 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। ठीक है, फिर जो हमारा 2-3 न्यूट्रॉन निकलता है वापस ये टकराता है, मतलब इट इज लाइक अ चेन रिएक्शन। वो ब्लास्ट होता है और अगेन वो रिएक्ट करता है, अगेन ब्लास्ट होता है, तो इसको मैं चेन रिएक्शन बोल सकती हूँ। और इस प्रोसेस में अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग अ चेन रिएक्शन ऑफ फिजन। और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, कहीं भी ब्लास्ट होता है वो पूरी उधर की पूरी एरिया हिल जाती है, इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, ये डायग्राम है, यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन टकराया तो ये ब्लास्ट हो गए 3 चीज़ों में, क्रिप्टॉन में, बेरियम में और 2-3 न्यूट्रॉन, फिर अगेन ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ठीक है, द चेन रिएक्शन इज केप्ट अंडर कंट्रोल टू प्रिवेंट द प्रोबेबल एक्सप्लोजन। और ज़्यादा एक्सप्लोजन ना हो इस वजह से उस कंट्रोल में रखते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इट इज़ नेसेसरी टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द स्पीड एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो बार बार जाके टकरा रहा है वो अगर कम हो जाएगा, इवन उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो ये कंट्रोल में ला सकते हैं। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग प्रोविजन इज मेड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसके लिए वी हैव 2 प्रोविजंस। क्या क्या है, पहला मॉडरेटर है, ग्राफाइट और हेवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स। स्पीड कम करने के लिए हमारे पास या तो हम ग्राफाइट यूज़ कर सकते हैं या तो हैवी वाटर। पानी तो किसी भी गर्म चीज़ को शांत करता है, तो इसलिए हैवी वाटर भी यूज़, या तो ग्राफाइट भी यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ स्पीड उसकी कम करने के लिए। या तो सेकेंड वन है कंट्रोलर, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय एब्जॉर्बिंग देम रॉड्स ऑफ बोरॉन, कैडमियम, बेरिलियम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज अ कंट्रोलर। तो ये रॉड्स, इन तीनों के रॉड्स को यूज़ करके वो क्या करता है, वो उसको एब्जॉर्ब करके उसको रिड्यूस कर सकता है। ओके, तो ये सही 2 मेथड्स है। फिर आता है द हीट प्रोड्यूस इन द फ्यूजन प्रोसेस इज टेकन आउट बाय यूजिंग वाटर एज कूलेंट। लाइक उसको ऐसे ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट, और इस प्रोसेस में जो पानी होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, एंड उस स्टीम की मदद से टर्बाइन से वो रोटेट होता है, और वो रोटेट हुआ तो मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, तो इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। ओके, In India, total 22 nuclear reactors in 8 places are functioning. ठीक है, अप्सरा एट बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये विच इज़ इन मुंबई, ये हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था इन इंडिया, विच वेंट क्रिटिकल ऑन 4 अगस्त 1956, जिसके साथ बहुत एक हादसा हुआ था 4 अगस्त में 1956 में। इंडिया हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ दिस एलिमेंट थोरियम 232, ये भी एक न्यूक्लियर लाइक एक वो है, फ्यूल है, थोरियम 232। देयरफॉर इंडिया साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ फ्यूचर प्लान फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द आइसोटोप्स यूरेनियम 233 फ्रॉम थोरियम 232। तो क्योंकि हमारे पास थोरियम ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसलिए वो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया है कि हम यूरेनियम को सेव करके थोरियम से ही यूरेनियम का प्रोडक्शन बनाएंगे, लाइक उसको हम एज क्या फ्यूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा, अब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जहाँ मैं क्वेश्चन आंसर्स का लेकर आऊँगी आपके साथ। तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और अपने दोस्त के साथ जितना हो सके उतना शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।